इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 के लेक्चरों में वापस आपका स्वागत है और यह लेक्चर संख्या 25 है और आज हम कुछ विशेष कारकों बीटा और गामा के बारे में बात करेंगे जो इन इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स की श्रेणी में आते हैं। तो मुख्य रूप से हम चर्चा करेंगे क्या ऐसे विशेष कारकों की कन्वर्जेंस जो इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स हैं। पिछले लेक्चर में हमने बहुत ही उपयोगी कंपैरिजन टेस्ट देखा है। उदाहरण के लिए यहाँ हमारे पास फंक्शन f और g है। हम इस इनइक्वालिटी को संतुष्ट करते हैं कि f(x) एक गैर नकारात्मक है तो किसी भी पॉइंट पर f के सभी मूल्य टाइप 1 का इम्प्रॉपर इंटीग्रल के मामले में यहाँ x a से b i से इंफिनिटी के बीच हैं। तो हमारे पास यह इनइक्वालिटी है कि f(x) नॉन नेगेटिव मान ले रहा है और साथ ही यह g(x) दी गई पूरी रेंज के लिए f(x) से भी ज्यादा मूल्य ले रहा है। और अगर ऐसा है तो हम f और g के इस अनुपात को कंप्यूट करते हैं और इस अनुपात की लिमिट के आधार पर हम निष्कर्ष निकालेंगे क्या f g के इंटीग्रल की दी गई कन्वर्जेंस के लिए कन्वर्ज करता है या इससे उल्टा होता है। तो यहाँ हम दोनों मामलों पर विचार कर रहे हैं, टाइप 1 का इंटीग्रल और साथ ही टाइप 2 का इंटीग्रल। तो टाइप 1 के इंटीग्रल के लिए हमारे पास इंफिनिटी के कारण एक समस्या है जहाँ इंटीग्रैंड बाउंडेड है। टाइप 2 के इंटीग्रल में हमारे पास इस और b के बीच अनबाउंडेड फंक्शन है, इसलिए यहाँ हम दोनों पर एक साथ विचार कर रहे हैं। टाइप 1 का इम्प्रॉपर इंटीग्रल के मामले में हम यह लिमिट लेंगे जब x इंफिनिटी के पास पहुँचता है। टाइप 2 के इंटीग्रल के मामले में हम लिमिट कंसिडर करेंगे जब x a प्लस के पास पहुँचता है। तो यहाँ इस लिमिट के आधार पर अगर यह के नॉन जीरो संख्या आता है उस मामले में दोनों इंटीग्रल a से b या a से इंफिनिटी यह f(x) dx और दूसरा a से b या a से इंफिनिटी। अब g(x) dx वे दोनों एक जैसा बर्ताव करेंगे, यही निष्कर्ष था। और वहाँ एक और इंक्लूजन फॉर्म था कि अगर के शून्य आता है और यह g(x) इस g(x) के ऊपर यह इंटीग्रल किसी भी मामले में अगर यह कन्वर्ज होता है, क्योंकि जब के शून्य आता है जब हम इंफिनिटी या a के पास पहुंच रहे हैं यह g(x) ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है, तो उस मामले में अगर इंटीग्रल कन्वर्ज होता है तो दूसरा भी कन्वर्ज होगा। और हमारे पास यह नतीजा भी था कि अगर यह के इंफिनिटी है तो उस मामले में अगर दूसरा वाला g इंटीग्रल डाइवर्ज होता है तो उससे हम यह निष्कर्ष भी निकाल सकते हैं यह f भी डाइवर्ज होगा। तो इन नतीजों के आधार पर हम दो विशेष फंक्शनों की कन्वर्जेंस सिद्ध करेंगे जो हैं बीटा और गामा फंक्शन। तो पहले मैं परिभाषा दूंगा वे फंक्शन क्या हैं, तो उससे पहले हमें ये टेस्ट इंटीग्रल भी चाहिए फिर से पिछले लेक्चर से, और वहाँ हमने यह दो प्रकार के इंटीग्रल देखे हैं। इसका उपयोग हुआ था जब हम टाइप 2 इंटीग्रल के बारे में बात कर रहे थे। यहाँ कन्वर्जेंस यह इंटीग्रल 1 से p कम के लिए कन्वर्ज होता है और जब यह p 1 से ज़्यादा या उसके इक्वल होता है तो डाइवर्ज होता है। इस मामले में जब हम टाइप 1 के इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स के इंटीग्रल पर चर्चा कर रहे थे, इस मामले में यह इंटीग्रल 1p के ऊपर x पावर पर कन्वर्ज होता है जब p 1 से ज़्यादा होता है और यह इंटीग्रल p के 1 से कम या बराबर होने पर डाइवर्ज होता है, ताकि ये दोनों इंटीग्रल इन दो विशेष फंक्शनों के कंपैरिजन टेस्ट के लिए दोबारा इस्तेमाल होंगे। तो इन फंक्शनों पर आते हैं। हमारे पास बीटा और गामा फंक्शन है और यह बीटा फंक्शन इस इंटीग्रल द्वारा परिभाषित होता है। हमने जो नोटेशन यहाँ इस्तेमाल की बी एम एन और यह बी एम एन इस इंटीग्रल को 0 से 1 x पावर m-1 और 1 - x पावर n-1 dx के तौर पर परिभाषित करता है। जहाँ ये mn पॉजिटिव हैं तो हम देखेंगे यह इंटीग्रल कन्वर्ज होता है सिर्फ इन मूल्यों के लिए जब mn दोनों बिल्कुल पॉजिटिव हैं। और गामा फंक्शन नाम का एक और फंक्शन है, तो गामा n इस इम्प्रॉपर इंटीग्रल से परिभाषित होता है ताकि 0 से इंफिनिटी और a-x और x पावर n-1 dx। और हम यह भी देखेंगे कि यह इंटीग्रल तब भी कन्वर्ज होता है जब n बिल्कुल
पॉजिटिव होता है। इस पर दोबारा आते हुए यहाँ भी एम एन पर यह फर्स्ट इंटीग्रल, तो यह इंटीग्रल टाइप 2 का इम्प्रॉपर इंटीग्रल है क्योंकि यह इंटीग्रल अनबाउंडेड हो सकता है जब x शून्य के पास पहुंचता है या x 1 पहुंचता है। अगर इस x की पावर m माइनस n होती है तो यहाँ पावर नेगेटिव है, तो यह अनबाउंडेड हो जाएगा जब x शून्य के पास पहुंचेगा या जब x 1 के पास पहुंचता है। अगर यह n-1 नेगेटिव होता है तो यह टाइप 2 का इम्प्रॉपर इंटीग्रल होगा। दूसरे मामले में शून्य से इन्फिनिटी है तो यह इन्फिनिटी लिमिट में प्रदर्शित होती है, इसलिए यह टाइप 1 का इम्प्रॉपर इंटीग्रल है। साथ ही यह n टाइप 2 का इम्प्रॉपर इंटीग्रल है क्योंकि यह x पावर n-1, और अगर इस n का मतलब है एक नेगेटिव है तो तब जब x शून्य के पास पहुंचता है इंटीग्रैंड अनबाउंडेड हो जाएगा, तो यह मिश्रित प्रकार का इंटीग्रल है या टाइप 3 के इंटीग्रल। पिछले लेक्चरों में इस्तेमाल की गई हमारी नोटेशनों के अनुसार पहले के लेक्चरों से प्राप्त जानकारी के आधार पर आज हम इन इंटीग्रल की कन्वर्जेंस पर चर्चा करेंगे। तो यहाँ बीटा फंक्शन की कन्वर्जेंस, और हम पहला मामला कंसिडर करेंगे जहाँ m और n दोनों एक से ज़्यादा या उसके बराबर हैं। इस मामले में यहाँ क्या हो रहा है, m और n, तो यह पावर यहाँ x के लिए पॉजिटिव है और 1 माइनस x के लिए भी, क्योंकि n भी 1 से ज़्यादा या उसके बराबर है, वह पावर भी पॉजिटिव है। तो दोनों मामलों में यह जब m और n बिल्कुल 1 से ज़्यादा होते हैं, हम देखते हैं कि इंटीग्रैंड अनबाउंडेड फंक्शन नहीं है, तो यह इंटीग्रल वाकई एक प्रॉपर इंटीग्रल है और हमें इम्प्रॉपर इंटीग्रल की कन्वर्जेंस के बारे में चर्चा नहीं करनी है अभी तक। यह एक विशेष मामला है और यह इंटीग्रल प्रॉपर है और इसलिए यह कन्वर्जेंट है। यहाँ दिलचस्प मामला है जब m और n दोनों 1 से कम होते हैं, तो इस मामले में जब m और n दोनों 1 से कम हैं, तो यहाँ यह m-1 है और यहाँ n-1, तो ये पावर नेगेटिव बन जाएंगी और तब हमारे पास टाइप 2 का इम्प्रॉपर इंटीग्रल होगा क्योंकि इंटीग्रैंड अनबाउंडेड बन रहा है। तो अब हम इस वाले को कंसिडर करेंगे, हम दो में विभाजित करेंगे क्योंकि जब x शून्य के पास पहुंच रहा है तो हमारे पास दोनों सिरों पर समस्या है। साथ ही जब x 1 के पास पहुंच रहा है इस टर्म की वजह से, तो हम इस इंटीग्रल को दो भागों में विभाजित करेंगे। एक 0 से किसी संख्या c तक c 0 और 1 के बीच है और यह इंटीग्रल, और साथ ही हम इस c को 1 पर ले जाएंगे और c को 1 पर, फिर वही इंटीग्रल, तो हम इसे I1 और I2 कहते हैं क्योंकि अब आप इन दो इंटीग्रल की कन्वर्जेंस पर अलग से चर्चा करेंगे। और इस पहले मामले में इस x पावर m-1 टर्म की वजह से यह इंटीग्रल इम्प्रॉपर बन रहा है और दूसरे मामले में इस 1 x की वजह से जैसे x 1 के पास पहुंचता है यह इंटीग्रल इम्प्रॉपर बन रहा है। तो चलिए एक एक करके चर्चा करते हैं। पहले मामले में हम इस I1 को 0 से 1 x पावर m-1 1 माइनस x पावर n-1 dx के तौर पर लेंगे और हम इस f(x) इस इम्प्रॉपर इंटीग्रल के इंटीग्रैंड को x पावर -1 1 माइनस x पावर n-1 के तौर पर लेंगे। और अब कंपैरिजन के लिए हमें एक और फंक्शन लेना होगा, तो हम यहाँ g(x) को कंसिडर करेंगे क्योंकि इस इंटीग्रैंड में समस्या स्पष्ट है क्योंकि x शून्य के पास पहुंच रहा है। तो यहाँ समस्या है जब x शून्य के पास पहुंच रहा है यह कोई अनबाउंडेडनेस नहीं बना रहा क्योंकि x शून्य के पास पहुंच रहा है। तो यहाँ यह फंक्शन है, फंक्शन का हिस्सा जो वास्तव में इंटीग्रैंड को अनबाउंडेड बना रहा है। तो इस फंक्शन का व्यवहार जब x शून्य के पास पहुंच रहा है इस x पावर m-1 से लिया जाएगा और यही कारण है हमने यहाँ g(x) को एक ऊपर x पावर
1 माइनस m के तौर पर चुना है, उसी फंक्शन के ऊपर यहाँ x पावर m माइनस यह x पावर m माइनस 1 के अलावा कुछ नहीं है। तो हमने इस g को लिया है और अब हम अनुपात लेंगे ताकि जो इसे अनबाउंडेड बना रहा है वह कैंसिल हो जाएगा और इस मामले में हमें कुछ परिमित लिमिट मिल जाएगी। तो यदि हम उस लिमिट को f(x) के बराबर लेते हैं तो अब हम लिमिट को x के शून्य के पास ले जा रहे हैं और यह f(x) ओवर gx। तो यहाँ यह लिमिट लेते हुए यह इस x पावर 1 घटा m और x पावर m माइनस 1 के बराबर है। यहाँ यही f(x) फंक्शन है, यह हमारा gx के ऊपर 1 है तो यह होगा x पावर 1 माइनस m जो वहाँ गुणा हो जाएगा और लिमिट लेते समय तो यह यहाँ कैंसिल हो जाएगा और जब लिमिट x शून्य के पास पहुँच रहा है लेते हैं हमें यह वाला मिलेगा। तो यहाँ यह लिमिट इस f(x) का gx में अनुपात 1 हो रहा है और फिर कंपैरिजन टेस्ट से हमने अभी पिछली स्लाइडों में समीक्षा की है। हमें पता है कि इस इंटीग्रल का व्यवहार यह इम्प्रॉपर इंटीग्रल इस gx फंक्शन के ऊपर इंटीग्रल के व्यवहार जैसा ही होगा। gx फंक्शन का इंटीग्रल क्या है? यह है 0 से c और x पावर 1 माइनस m के ऊपर 1 और dx। यह टेस्ट इंटीग्रल है जिस पर हमने चर्चा की है और यह इंटीग्रल कन्वर्ज होता है जब यह 1 माइनस m 1 से कम होता है। तो इसका मतलब है m 0 से ज़्यादा है। तो जब m 0 से ज़्यादा होता है यह इंटीग्रल कन्वर्ज होता है और यहाँ हम निष्कर्ष निकालेंगे कि फिर से यह टेस्ट इंटीग्रल कन्वर्ज होता है जब यह 1 माइनस m यह पावर यहाँ 1 से कम होती है, जिसका मतलब है m 0 से ज़्यादा है। और साथ ही हम डाइवर्जेंस के बारे में भी जानते हैं, तो जब यह 1 माइनस m 1 से ज़्यादा या उसके बराबर होती है तो यह इंटीग्रल डाइवर्ज होता है, मतलब यह m 1 से कम या उसके बराबर है। तो यहाँ हमें इस टेस्ट इंटीग्रल की कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस के बारे में पता चलता है। तो यह था टेस्ट इंटीग्रल और इस टेस्ट इंटीग्रल का व्यवहार और दिया गया इंटीग्रल वही है क्योंकि यह अनुपात कांस्टेंट आ रहा है। तो कंपैरिजन टेस्ट के अनुसार हमारा इंटीग्रल I1 भी कन्वर्ज करेगा जब m 0 से ज़्यादा होता है और यह डाइवर्ज करेगा जब m 0 से कम या उसके बराबर होता है। तो इंटीग्रल I1 के बारे में यहाँ दोनों निष्कर्ष हैं। तो जब यह m 0 से ज़्यादा होता है और हम ऐसे मामले पर विचार कर रहे हैं जब m 1 से कम है, तो अगर यह m 0 और 1 के बीच होता है इंटीग्रल कन्वर्ज होता है और जब m 0 से कम या उसके बराबर होता है यह इंटीग्रल डाइवर्ज होता है। अब दूसरे इंटीग्रल पर आते हैं। क्योंकि हमने मूल इंटीग्रल को दो भागों में विभाजित कर दिया है, तो यह दूसरा इंटीग्रल था c से 1 और x पावर n माइनस 1 1 माइनस x पावर n माइनस 1 और dx। और इस मामले में फिर से हम इस इंटीग्रेंड को इस f(x) फंक्शन के तौर पर लेते हैं। और अब इस मामले में याद रखो, अब व्यवहार इस 1 घटा x से नियंत्रित होता है जब x 1 के पास पहुंच रहा है, क्योंकि यह n-1 नेगेटिव है और इस फंक्शन का यह हिस्सा इस इंटीग्रल को डाइवर्जेंट बना रहा है। यह अनबाउंडेड तो माइनस x पावर n-1 जब x 1 के पास पहुंच रहा है तो यहाँ पर इस फंक्शन में यह टर्म है। इसके अनुसार हम फिर से अपना g(x) चुनेंगे तो हमारा gx यहाँ वही होगा 1 माइनस x पावर n-1 या 1 माइनस x पावर n-1 के ऊपर 1। तो अब यह g होने पर हम इस लिमिट को फिर से पहले की तरह कंप्यूट करेंगे। तो हम इस लिमिट को कंप्यूट करेंगे जब x 1 के पास पहुंच रहा है और फिर यह f(x) gx के ऊपर। तो यह लिमिट यहाँ gx f(x) बिल्कुल यही है, इसलिए 1 माइनस x पावर और एक न्यूमरेटर में जाएगा और यह f(x) यहाँ है। तो फिर से यह टर्म यहाँ कैंसिल हो जाएगी और हमें x पावर m-1 मिल जाएगा। तो जब x 1 के पास पहुँचता है तो हमें फिर से पहले वाले के सिमिलर नतीजा मिलता है। तो यह लिमिट फिर से 1 होती है और अब इस इंटीग्रल का व्यवहार भी तो हम इस इम्प्रॉपर इंटीग्रल के व्यवहार से नतीजा निकाल सकते हैं। यह टेस्ट इंटीग्रल
तो यह था हमारा टेस्ट इंटीग्रल यहाँ 1 माइनस एक्स पावर 1 माइनस एन डी एक्स पर 1, और जब 1 माइनस एन की यह पावर 1 से कम होती है तो यह कन्वर्ज होता है। इसका मतलब है n 1 से बड़ा है, 0 से बड़ा है। और जब यहाँ 1 माइनस एन 1 से बड़ा होता है तो यह डाइवर्ज होता है, जिसका मतलब है n 1 से कम या उसके बराबर है। इंटीग्रल के इस हिस्से का भी यह व्यवहार होता है कि जब n 0 और 1 के बीच होता है इंटीग्रल कन्वर्ज होता है, और जब n 1 बराबर होता है यह इंटीग्रल डाइवर्ज होता है। हमारे पास दूसरे वाले के लिए सिमिलर नतीजे थे, लेकिन वह m पर कंडीशन थी। तो इन दोनों को मिलाते हुए हमें मिलता है कि हमारा बीटा फंक्शन जो 0 से 1 x पावर m माइनस 1 था और 1 माइनस x पावर n माइनस 1 था, और यह दो हिस्सों में लिया गया और हमने कन्वर्जेंस के लिए हर एक पर अलग से चर्चा की है। तो जब m और n वहाँ पॉजिटिव 0 से ज़्यादा होंगे तो यह इंटीग्रल कन्वर्ज होगा, और वे कोई भी वैल्यू ले सकते हैं क्योंकि हम कन्वर्जेंस पर पहले ही चर्चा कर चुके हैं। और डाइवर्जेंस के लिए अगर m और n दोनों 0 से कम या उसके बराबर होते हैं तो यह इंटीग्रल डाइवर्ज होता है। तो हम जब भी यह बीटा फंक्शन लेंगे हम इस m और n को 0 से ज़्यादा मान लेंगे क्योंकि इंटीग्रल डाइवर्ज होता है जब यह दो m और n 0 से कम या उसके बराबर होते हैं। अब हम गामा फंक्शन की कन्वर्जेंस पर चर्चा करेंगे जो कि 0 से इंफिनिटी तक है। तो यह एक मिश्रित प्रकार का इंटीग्रल है, e पावर माइनस एक्स और x पावर n माइनस 1 डी एक्स, और यहाँ हम निष्कर्ष निकालेंगे कि यह एग्जिस्ट करता है जब n बिल्कुल 0 है। तो हम इस मामले को कंसिडर करते हैं कि n 1 से ज़्यादा या उसके बराबर है, और इस मामले में इंटीग्रैंड बाउंडेड है, इसलिए हम दो भागों में लेंगे। फिर से यह इंटीग्रल एक 0 से a है और फिर दूसरा a से इंफिनिटी है। तो जब हम 0 से a लेते हैं फर्स्ट इंटीग्रल, तो मतलब यह यहाँ 0 से इंफिनिटी e पावर माइनस एक्स और x पावर n माइनस 1 डी एक्स। हम फिर से 0 से a लेंगे और e पावर माइनस एक्स पावर n माइनस 1 डी एक्स, और यह यहाँ जमा a से इंफिनिटी e माइनस एक्स और x n माइनस 1 और डी एक्स। तो यहाँ यह हिस्सा जब n 0 से ज़्यादा या उसके बराबर है तो n 0 से ज़्यादा या उसके बराबर है का मतलब है यह यहाँ इस भाग की वजह से कोई सिंगुलेरिटी, कोई अनबाउंडेडनेस नहीं आ रही है, और यह अच्छा है। यहाँ e पावर माइनस एक्स, तो इसका मतलब है यह इंटीग्रैंड अब 0 से हम जो भी ये यहाँ चुनते हैं उसके बीच बाउंडेड है, और अन्य भाग तो हम इस दूसरे इंटीग्रल की कन्वर्जेंस चेक करेंगे जो a से इंफिनिटी e पावर माइनस एक्स पावर और m माइनस 1 है, क्योंकि यहाँ अब हमारे पास यह इंफिनिटी की समस्या है। इस मामले में भी जब n 1 से ज़्यादा है तो हम n के 1 से ज़्यादा होने के मामले को कंसिडर कर रहे हैं, और इस इंफिनिटी की वजह से हमारे पास यह टाइप 1 का इम्प्रॉपर इंटीग्रल है और हम कन्वर्जेंस से गुजरेंगे। तो यहाँ यह हमारा इंटीग्रैंड एफ एक्स ई पावर माइनस एक्स पावर n माइनस 1 है, और इसके आधार पर इस फंक्शन का एक व्यवहार है जो होता है जब x इंफिनिटी के पास पहुँचता है। यहाँ इस x की वजह से हम इस gx को कंसिडर करेंगे, या हम इस x स्क्वायर पर gx 1 या x पावर p पर कोई भी चीज़ एक कंसिडर करेंगे जहाँ p 0 किसी भी चीज़ से ज़्यादा है। हम या तो x पावर p पर x स्क्वायर पर 1 ले सकते हैं जब p 1 से ज़्यादा है। इसे लेने का क्या कारण है? तो अगर हम यहाँ ये लिमिट लेते हैं g(x) पर f(x) जब x इंफिनिटी के पास पहुँच रहा है, तो हमें यहाँ क्या मिलेगा? हमारे पास x पावर है। मान लो हमने यह x स्क्वायर लिया है, तो यह x स्क्वायर को यहाँ x पावर n माइनस 1 से गुणा किया जाएगा। हमारे पास है x पावर n जमा 1 और हमारे पास है 1 पावर x। कारण है हमने यहाँ x पावर p लिया है, तो इसलिए यह n माइनस 1 माइनस p होगा, जिससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और n 1 से ज़्यादा या उसके बराबर है तो यहाँ भी x की पावर पॉजिटिव है। अब यह लिमिट हमें इस एक्सपोनेंशियल फंक्शन का व्यवहार पहले ही पता है। यह एक फास्ट ग्रोइंग फंक्शन है, तो x पावर हमारे पास जो भी पॉजिटिव पावर यहाँ है, तो यहाँ यह लिमिट, क्योंकि यह e पावर x
x से इन्फिनिटी तक इस वाले से ज़्यादा तेज़ी से बढ़ेगी तो यह लिमिट शून्य होगी। हमारे पास जो भी पॉजिटिव पावर है, तो उदाहरण के लिए अगर हम x पावर p ले रहे हैं तो यह लिमिट x पावर x इन्फिनिटी और x पावर n-1 बन जाएगी, तो n-1 और फिर जमा p आएंगे, तो यह फिर से तो n 1 से ज़्यादा है, तो यहाँ हमारे पास है 1 से ज़्यादा या उसके बराबर, इसलिए यह 0 से ज़्यादा या उसके बराबर है। और यहाँ हमारे पास p 1 से ज़्यादा है, तो इस मामले में भी हमारे पास यह पावर 1 से ज़्यादा है, तो यह पावर x यहाँ वैसे भी 1 से ज़्यादा है। और यही परिदृश्य होगा जब हम लेते हैं लिमिट x इन्फिनिटी के पास पहुंच रही है, लिमिट शून्य होगी। और अब हमारे पास है कंपैरिजन टेस्ट। जब यह x फिर यह लिमिट शून्य होगी, जिसका मतलब है यह gx इस f(x) फंक्शन से ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है, और यह हमारा gx है x स्क्वायर पर 1। तो अगर यह gx इंटीग्रल gx कन्वर्ज होता है, तो हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि x भी कन्वर्ज होगा, क्योंकि इस अनुपात से अगर हमें यह शून्य मिलता है, और यह कंपैरिजन टेस्ट में एक मामला था, अगर यह g यहाँ मतलब है कि g ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है, या यहाँ ज़्यादा तेज़ी से अनबाउंड हो रहा है जब x इन्फिनिटी के पास पहुँच रहा है, f फंक्शन से ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है, और अगर इस g का इंटीग्रल कन्वर्ज होता है, तो स्वाभाविक रूप से इस f का इंटीग्रल भी कन्वर्ज होगा। तो यहाँ गामा n के लिए n 1 से ज़्यादा या उसके बराबर की तरफ कन्वर्ज होता है, क्योंकि यह इंटीग्रल g पर इस x पावर p या x स्क्वायर का इंटीग्रल है से इन्फिनिटी यह कन्वर्ज होता है जब p 1 से ज़्यादा होता है। तो हमने इस g को लेकर देखा है कि यह अनुपात यहाँ शून्य है, और फिर अगर यह g कन्वर्ज होता है, फिर f पर इंटीग्रल भी कन्वर्ज होगा, जिसका मतलब है इंटीग्रल या गामा n कन्वर्ज होगा। तो यहाँ गामा n n 1 से ज़्यादा या उसके बराबर के लिए कन्वर्ज होता है, क्योंकि यह गामा n हमारे पास दो इंटीग्रल थे, एक था 0 से a जो किसी भी आर्बिट्रेरी a के लिए कन्वर्ज होता है, और दूसरा हमने अभी टेस्ट किया है कि यह इंटीग्रल नहीं कन्वर्ज होगा। जब भी यह n 1 से ज़्यादा या उसके बराबर होता है, तो दोनों मामलों में हमें n ज़्यादा या बराबर के मामले में कन्वर्जेंस मिलता है। अब हम दूसरा मामला कंसिडर करेंगे, जो है 0 से 1। जब n 0 और 1 के बीच होता है, तो हमारे पास यह इंटीग्रल है, तो हमने फिर से 0 से a और a से इन्फिनिटी लिया है। तो पहले के अध्ययन के आधार पर यह फिर उसी कारण से कन्वर्ज होता है जो तर्क हमने यहाँ इस्तेमाल किया है। हम इस फंक्शन को दोबारा चुनेंगे, और यहाँ फिर जब n 0 और 1 के बीच होता है, उसी लिमिट में हमें 0 मिलेगा, और क्योंकि यह इंटीग्रल g कन्वर्ज होता है, दूसरा वाला भी कन्वर्ज होगा, तो फिर दूसरा इंटीग्रल कन्वर्ज होता है। और अब हम दूसरे इंटीग्रल के लिए टेस्ट करेंगे, क्योंकि जब n 0 और 1 के बीच में होता है, तो यह x पावर नेगेटिव होती है, तो इसके कारण जब x 0 के पास पहुंचता है, हमें अनबाउंडेड फंक्शन मिलते हैं, मतलब यह प्रकार 2 का इम्प्रॉपर इंटीग्रल है। तो इसकी कन्वर्जेंस को कंसिडर करें, हम मान लेते हैं यह f(x) इंटीग्रैंड वही प्रक्रिया हो सकती है, और g क्योंकि यह फंक्शन इस x पावर n घटा 1 की वजह से अनबाउंडेड हो रहा है, इसलिए हम इस g को ठीक x पावर n घटा 1 लेंगे। और अगर हम इस लिमिट को x के पास पहुंचने के तौर पर लेते हैं, जब असल में x 0 के पास पहुंच रहा है और a के पास नहीं, क्योंकि यहाँ समस्या है, जब 0 के पास पहुंच रहा है तो e पावर 0। जब x 0 के पास पहुंच रहा है, तो हम x को 0 के पास पहुंचता हुआ लेंगे, क्योंकि जब x 0 के पास पहुंचता है तो इंटीग्रैंड अनबाउंडेड हो रहा है। तो जब हम x 0 के पास पहुंचता हुआ लेते हैं, तो e पावर 0, और यह बन जाएगा 1 जो 0 के बराबर नहीं है, तो यह यहाँ पर 1 है, यह लिमिट 1 आ रही है, और जो 0 के बराबर नहीं है, तो यहाँ इस फंक्शन का व्यवहार इस फंक्शन के व्यवहार जैसा ही होगा। तो अब हम पहले ही देख चुके हैं कि यहाँ यह फंक्शन 1 n पर 1, तो इस g 0 से 1 पर इंटीग्रल
और जब भी n 0 से 1 के बीच में होता है तो यह कन्वर्ज होता है। हमें पता है यह इंटीग्रल कन्वर्ज होता है, यह टेस्ट इंटीग्रल, और इसके आधार पर कि आपका गामा इंटीग्रल भी कन्वर्ज होगा क्योंकि वह इस इंटीग्रल जैसा ही व्यवहार करेगा। अगर यह इंटीग्रल कन्वर्ज होता है दूसरा भी कन्वर्ज होगा, अगर यह डाइवर्ज होता है दूसरा भी यहाँ इस लिमिट 1 की वजह से डाइवर्ज होगा। तो इस मामले में यह इंटीग्रल फिर से कन्वर्ज होता है जब यह n 0 और 1 के बीच होता है। अब तीसरा मामला हम चर्चा करेंगे जब n 1 से कम या उसके बराबर होता है। तो n 0 से कम या उसके बराबर है, तो यही मामला बचा है मामला 3। तो इस मामले में हम यह 0 से इन्फिनिटी e पावर माइनस x पावर n माइनस 1 dx ले सकते हैं, और हमारे पास यह 0 से a है और यह a से इन्फिनिटी e का n कन्वर्जेंस पर हम अलग से चर्चा करेंगे। यह इंटीग्रल कन्वर्ज होता है जो हम पहले ही देख चुके हैं जब हमारे पास a से इन्फिनिटी होता है, क्योंकि हम अब इस एक एफ एक्स सी पावर माइनस एक्स पावर एन लेते हैं, हम इस फंक्शन एफ एक्स और जी को लेते हैं और हम इस एक्स पावर एन माइनस 1 लेते हैं। तो जब एन नेगेटिव होता है यह अनबाउंडेड हो रहा होता है और हमें फिर से इस लिमिट को x 0 के पास पहुंचता हुआ लेना पड़ता है। तो जब हम यह लिमिट x 0 के पास पहुंच रहा है लेते हैं, तो इस मामले में फिर से यहाँ मुझे यह ध्यान दिलाने दो, यह x 0 के पास पहुंच रहा है दाईं तरफ से, और इस मामले में भी यह e पावर 0 0 के बराबर नहीं होगी। तो हमारे पास फिर वही स्थिति है कि अगर यह g पर इंटीग्रल और यहाँ यह इंटीग्रल वे बिल्कुल एक जैसा व्यवहार करेंगे, और यह यहाँ देखा जा सकता है, तो हमारे पास यह 1 माइनस n पर 1 है, और जब n 0 से कम या उसके बराबर होता है t यह इंटीग्रल डाइवर्ज होता है, क्योंकि जब n 0 से कम या उसके बराबर होता है हमारे पास यह इंटीग्रल 1 जमा कुछ है, तो यह इंटीग्रल हमेशा डाइवर्ज होगा क्योंकि यह इंटीग्रल कन्वर्ज होता है जब 1 माइनस n 1 से कम। लेकिन इस मामले में यहाँ यह पावर जब n नेगेटिव होता है तो यह 1 से ज़्यादा या उसके बराबर होगी, और तब यह इंटीग्रल डाइवर्ज होगा, और इसलिए इंटीग्रल 0 से a भी डाइवर्ज होगा। तो हमारे पास है यह गामा n, जो तब डाइवर्ज होता है जब n 0 से कम या उसके बराबर होता है। तो हमने n और 0 से कम या उसके बराबर और 0 से 1 के बीच और 1 से ज़्यादा के लिए सभी संभावनाएं कंसिडर कर ली हैं। तो उन मामलों में सिवाय इसके कि इंटीग्रल कन्वर्ज होता है, लेकिन जब n 0 से कम या उसके बराबर होता है यह इंटीग्रल डाइवर्ज होता है, इस वजह से जो हमने यहाँ समझाई है। और अब यही निष्कर्ष है। तो इस गामा और बीटा के दोनों इंटीग्रल उनमें कन्वर्जेंस के मुद्दे हैं, और यहाँ इस पावर के आधार पर तो इस गामा n के मामले में जब भी n पॉजिटिव होता है यह कन्वर्ज होता है, और दूसरा वाला भी एम एन पॉजिटिव होने पर कन्वर्ज होता है। तो इस निष्कर्ष पर आते हुए हमारे पास यह बीटा फंक्शन है जो कन्वर्ज होता है अगर एम एन दोनों बिल्कुल पॉजिटिव हो, और यह डाइवर्ज होता है जब एम और एन 0 से कम या उसके बराबर होते हैं। और यह गामा फंक्शन तो हमारे पास यह 0 से इन्फिनिटी पावर माइनस x पावर n माइनस 1 है, और हमारे पास यहाँ वही स्थिति है कि जब n 0 से ज़्यादा होता है तो यह कन्वर्ज होता है, जब इन 0 से कम या उसके बराबर होता है यह डाइवर्ज होता है। तो अगले लेक्चर में हम इस बीटा और गामा फंक्शन की कुछ और बढ़िया प्रॉपर्टीज भी देखेंगे, साथ ही इन विशेष फंक्शनों का मूल्यांकन। तो इन लेक्चरों की तैयारी में हमने ये संदर्भ इस्तेमाल किए हैं, और बहुत धन्यवाद।